तो आज की क्लास में हम देखेंगे गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल यानी गुप्त शासकों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। जैसा कि बात करते हैं, हमने आपको पढ़ा दिया है मौर्यों के बारे में, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में या मौर्य वंश के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, जिसमें तीन महत्वपूर्ण शासक थे। एक तो मौर्य वंश के स्वयं संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, उनके पुत्र की बात करते हैं बिंदुसार, और उनके पौत्र की बात करते हैं अशोक। तो इनके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है पिछली क्लास में। तो जो लोग नए हैं वे क्या करें, पिछली क्लास को ज़रूर देखते हैं, और जो क्लास रनिंग में है उसको भी देखते चलें। यहाँ पर एक और बातें मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा जो एडवांस बुक है उसको भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि बात करते हैं राम शरण वर्मा की बात करते हैं, ठीक है, और दूसरी बात करते हैं एस के पांडे। तो मैं दो किताबों की जो चीज़ें हैं उसको मर्ज करके मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, और उस स्वयं की मेरी नोट्स होगी, ठीक है, और मैं अपने नोट्स से ही आपको पढ़ाऊँगा ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना हो। और उस नोट्स को मैंने दोबारा बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि पुरानी नोट्स है, अभी मैं दोबारा बनाना शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। तो उसके काफ़ी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यहाँ पर एक और बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। दरअसल क्या है कि क्राउड नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग क्राउड बढ़ाइए तो फिर क्लास को और अच्छे तरीके से दिया जा सके, ठीक है। यदि आप लोग क्राउड थोड़ा से बढ़ा देते हैं तो थोड़ा से और मज़ा आ जाए और पढ़ाने में भी थोड़ा से और अच्छा लगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आज आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, और आज ही आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा से क्राउड बढ़ाने पर काम करेंगे, यानी कि लोगों को जरूर शेयर करेंगे। चलिए बात करते हैं मौर्यों के बाद में क्या होता है। मौर्यों के बाद के काल में अगर देखा जाए तो कुषाण, शक आदि विदेशी लोग जो होते हैं वो भारत में आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मौर्यों के बाद के काल में मौर्यों के काल के बाद में कुषाण शासक यानी कि कुषाण शक, कुषाण की बात करते हैं, कुषाण वंश, शक और विदेशी लोग जो होते हैं भारत में आते हैं। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है यूनानियों, रोमनों और पश्चिमी एशिया के निवासियों के लिए प्रयुक्त होने वाला एक भारतीय नाम है। और वे लोग जो होते हैं भारत में आते हैं, यानी कि भारत में आते हैं और भारत में ही बस जाते हैं, और कुछ समय के बाद क्या होता है वे विदेशी नहीं रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि भारतीय संस्कृति के अनुकूल वे लोग अपने आप को बना लेते हैं। तो दरअसल क्या होता है, कुछ समय बाद वे लोग क्या करते हैं, अपने आप को भारतीय संस्कृति के अनुकूल बना लेते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृति में अगर देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में उन्होंने क्या किया, अपनी ओर से कुछ नई चीज़ें भी जोड़ दी। देखिए जब ये लोग भारत में आते हैं, जैसे कुषाण की बात करते हैं, शक की बात करते हैं, तो जब वे लोग क्या होता है कि भारत में आगमन करते हैं और भारत में आते हैं तो कुछ समय के लिए क्या होता है भारत में रहने लगते हैं। फिर क्या करते हैं कि भारतीय संस्कृतियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं, मतलब वे भारतीय संस्कृति के अनुसार ढल जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो चीज़ें वे लोग तो आते ही आते हैं, और उनकी भी कुछ चीज़ें जो होती हैं उसको भी भारतीय संस्कृति में कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास करते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। दूसरी बात करते हैं, ऐसा प्रायः उन सभी नए लोगों के साथ हुआ जो भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में आकर बस गए। दरअसल ये चीज़ें उन सभी लोगों के साथ ऐसा होता है जो लोग क्या होते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं और बस जाते हैं। तो वे लोग बहुत सारी चीज़ें तो स्वयं लेकर आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं। तो जो चीज़ें यहाँ वहाँ से लेकर आते हैं यहाँ दे देते हैं, जो चीज़ें यहाँ की होती हैं उसको यहाँ वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश बन जाता है। दूसरी बात करते हैं, कहा जा रहा है ईसा की चौथी सदी में एक नई भारतीय राजवंश का उदय होता है, और जिसने क्या किया था, उत्तर भारत के एक बड़े भाग को एक विशाल राज्य के में अपने आप को बना लिया था। यानी कहने का मतलब ये है कि ईसा की चौथी सदी में अगर देखा जाए तो एक नए भारतीय राजवंश का उदय होता है, जिसने उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर विशाल राज्य की स्थापना की। और वंश था, वो राजवंश था जिसका नाम था एक तरीके से गुप्त काल। इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो गुप्त राजवंश था जिसका शासन 200 साल से अधिक तक कायम रहा। तो अगर देखा जाए तो गुप्त राजवंश जो था इसका शासन 200 साल से अधिक तक कायम रहा। इस युग में अगर देखा जाए तो भारतीय संस्कृति की उन कतिपय महान उपलब्धियों का सिलसिला जारी रहा। अगर देखा जाए तो एक तरीके से भारतीय संस्कृति की उन महान कतिपय उपलब्धियों का सिलसिला जारी रहा, और जिनकी शुरुआत पहले युग में हुई थी। तो इनकी शुरुआत अगर देखा जाए तो पहले युग में हुई थी, और गुप्त सम्राट
न केवल शक्तिशाली गुप्त सम्राट के न केवल शक्तिशाली नरेश थे, बल्कि वे विद्या के भी संरक्षक थे। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि गुप्त शासक जो थे वे केवल और केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि विद्या को भी वे लोग संरक्षण देते थे, यानी कि विद्या के भी संरक्षक माने जाते हैं। उन्होंने कवियों, लेखकों, वैज्ञानिकों और कलाकारों को भी प्रोत्साहन दिया। तो उन्होंने क्या किया, कवियों और लेखकों और वैज्ञानिकों को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन सब ने भारतीय संस्कृति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इन सभी लोगों ने क्या किया, भारतीय संस्कृति में, भारतीय कल्चर में, इंडियन कल्चर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वंश का जो राजा है, इस राजवंश का पहला प्रसिद्ध शासक जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ध्यान रखिएगा, इस राजवंश का पहला, जो गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक था, उसका नेम क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम था। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और जिसने क्या किया था, लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। तो लिच्छवी राजकुमारी से इसने क्या किया था, विवाह किया था। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। लिच्छवी जनजाति की पूर्वोत्तर भारत में अब भी प्रतिष्ठा थी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लिच्छवी जनजाति की पूर्वोत्तर भारत में आज भी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा बनी हुई थी। और चंद्रगुप्त प्रथम जो होता है लगभग 300 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठा रहता है। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम जो था लगभग 300 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। उसने साकेत यानी कि अयोध्या की बात करते हैं, प्रदेश को जीता। और प्रयागराज यानी कि मध्य प्रदेश, इलाहाबाद और मगध की बात करते हैं तो मगध पर भी उसने शासन किया था। तो उसने साकेत यानी कि अयोध्या पर शासन किया, उसने प्रयाग यानी कि इलाहाबाद पर शासन किया, प्रयागराज की बात करते हैं, और मगध की बात करते हैं तो उस पर भी उसने शासन किया था। एक बार फिर से क्या होता है, मगध उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य बन जाता है। किसके समय में, एक तरीके से गुप्त शासकों के समय में। तो गुप्त शासकों, जैसे कि मौर्य साम्राज्य में आपने देखा था कि मगध जो होता है सबसे शक्तिशाली राज्य था, और उसी तरह से अगर देखा जाए तो गुप्त शासकों के समय में भी क्या होता है, मौर्य साम्राज्य जो होता है, मगध साम्राज्य जो होता है काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई देता है। इसे चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र ने भी और अधिक शक्तिशाली बना दिया था। जैसे कि देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य में क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी शक्तिशाली बनाता है मगध को। फिर उसके बाद क्या होता है, बिंदुसार बनाता है, बिंदुसार बनाता है। और उसके बाद जब अशोक आता है तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना देता है मगध साम्राज्य को। उसी तरह से अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त के पुत्र जिसका नेम था समुद्रगुप्त, इसने क्या किया, एक तरीके से और ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया। किसे, एक तरीके से मौर्य साम्राज्य, मगध को। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। आइए समझ लेते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। जैसा कि बात करते हैं, एक अभिलेख से हमें ये पता चला हुआ समुद्रगुप्त के बारे में कि यह अभिलेख इलाहाबाद के एक स्तंभ पर खुदा हुआ, एक तरीके से क्या होता है, खुदा हुआ है। और इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है। तो इस अभिलेख में हमें ये जानकारी मिली है कि समुद्रगुप्त के विजयों के वर्णन, उसने क्या क्या चीज़ें, यानी कि कहाँ पर उसने कितना विजय हासिल किया हुआ है, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त एक दरबारी कवि, समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे, और इस कवि ने इस अभिलेख की रचना की थी। तो समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि था जिसने क्या किया था, इस अभिलेख के बारे में रचना किया था। और ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए, तो इस स्तंभ का बहुत बड़ा महत्व था। इस स्तंभ का बहुत बड़ा महत्व था, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों था, आइए समझ लेते हैं। या इलाहाबाद के किले में खड़ा है। और सबसे पहले सम्राट अशोक ने इस स्तंभ पर अपना लेख खुदवाया था। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ जो स्तंभ लेख होता है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक ने इस लेख पर खुदवाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाद में क्या होता है, समुद्रगुप्त से संबंधित लेख भी इसी पर खुदवा दिया जाता है। और बाद में एक मुगल लेख भी इसी स्तंभ पर हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो इसी स्तंभ पर 3 लोगों के बारे में या 3 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो अगर देखा जाए तो अशोक के बारे में जानकारी मिलती है सबसे पहले, यानी कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त शासक के समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और मुगलों के बारे में भी इसी लेख में जानकारी मिलती है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। किसमें अभिलेख में, जो इलाहाबाद का एक स्तंभ लेख है। तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 3 वंशों के बारे में हमें कहीं ना कहीं जानकारियाँ मिलती हैं। समुद्रगुप्त ने अपने पिता से उत्तराधिकार राज्य प्राप्त किया था।
समुद्रगुप्त को एक तरीके से कुछ करना नहीं था, क्योंकि इसके पिता राजा थे, तो ये स्वयं एक तरीके से राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद सॉरी राजा बनने के बाद क्या होता है, राजा बनने के बाद वह दिग्विजय के लिए निकल जाता है, और अपने लंबे समय में उसने भारत के विभिन्न भागों पर विजय प्राप्त की थी। तो लगभग अगर देखा जाए तो राजा बनने के बाद क्या होता है कि दिग्विजय के लिए वो निकलता है, और लंबे अभियान में उसने भारत के विभिन्न भागों पर विजय भी प्राप्त कर लिया, और उसने उत्तर भारत के 4 राजाओं को हराया, और आजकल दिल्ली के प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपने राज्य में इसने मिला लिया। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया, दिग्विजय अभियान किया, और जिससे देखा जाए तो कई राज्यों पर उसने विजय हासिल कर ली, और उत्तर भारत के 4 राज्यों को भी उसने 4 राजाओं को भी हराया। और आजकल अगर देखा जाए तो दिल्ली के राजाओं को भी, दिल्ली के प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राज्य को भी अपने क्षेत्र में समुद्रगुप्त मिला लेता है। उसने दक्कन और दक्षिण भारत के कई राजाओं से युद्ध किया। तो अगर देखा जाए तो उसने दक्कन और दक्षिण भारत के कई राजाओं से युद्ध किया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राजाओं से। अगर देखा जाए तो दक्कन और दक्षिण भारत के कई राजाओं से युद्ध किया। जैसे उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर उसने युद्ध किया, यहाँ के राजा से युद्ध किया, आंध्र प्रदेश के राजा से युद्ध किया, और तमिलनाडु के राजा से इसने युद्ध किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। यानी कि कहने का मतलब ये हो जाता है कि इसने एक तरीके से देखा जाए तो दक्षिण भारत में अच्छे तरीके से इसने शासन कहीं ना कहीं किया था, क्योंकि यहाँ के राजाओं को इसने जीत लिया था। इसने पूर्वी भारत के समुद्रगुप्त ने पूर्वी भारत के राजाओं पर चढ़ाई की, और अरण्य प्रदेशों के अनेक राजाओं को चाकर भी इसने बनाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसने क्या किया था, असम, गंगा के डेल्टा और नेपाल और उत्तर भारत के राजाओं से, राजस्थान के 9 गणराज्यों से और तथा कुषाण राजाओं से, और श्रीलंका के राजा, और शायद सुदूर दक्षिण एशिया तक अगर देखा जाए तो द्वीपों से भी कर वसूले थे। इसने अगर देखा जाए तो बहुत दूर तक इसने विजय हासिल किया था, और वहाँ से टैक्स वगैरह ये लेता था। लेकिन ये जो शासक थे, ये देखा जाए तो इसके अधीन नहीं थे सीधे। यहाँ पर कहा जा रहा है मौर्य राजाओं की तुलना में अगर देखा जाए तो गुप्त राजाओं का प्रत्यक्ष शासन कम क्षेत्र पर था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मौर्य साम्राज्य जो था एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था गुप्त साम्राज्य की अपेक्षा। कर देने वाला जो राजा था वो गुप्त शासन के सीधे यानी गुप्त शासन के सीधे अधीन नहीं थे। देखिए, वे लोग भले ही टैक्स देते थे, उसने भले ही राजाओं से युद्ध किया था, एक तरीके से दक्षिण एशिया तक समुद्रगुप्त ने भले ही युद्ध किया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से वे लोग इसके सीधे अधीन नहीं थे और टैक्स वगैरह देते थे। लेकिन ठीक है, कहने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं अधीन थे, लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं था, इनडायरेक्ट रूप से। नेक्स्ट बात करते हैं, दक्षिण के राजा जल्दी ही गुप्त शासन से अलग होने लगे। दरअसल क्या होता है, दक्षिण के राजा जो होते हैं वे जल्द ही क्या होते हैं, गुप्त शासन से अलग होना प्रारंभ कर देते हैं, और पश्चिम में शकों ने नया खतरा खड़ा कर दिया, और इस तरह गुप्त साम्राज्य मुख्यतः या प्रमुखतः उत्तर भारत तक ही सीमित रहता है। देखिए, भले ही इनका अभियान जो होता है वो दक्षिण भारत तक रहता है, लेकिन इनका साम्राज्य जो था वो देखा जाए तो केवल और केवल उत्तर भारत तक ही देखने को मिलता है। तो उत्तर भारत तक ही सीमित था कहीं ना कहीं, और उतना बड़ा नहीं था जितना कि मौर्य साम्राज्य का एक तरीके से शासन था। समुद्रगुप्त केवल एक विजेता ही नहीं बल्कि कवि और संगीतज्ञ भी था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त केवल और केवल एक विजेता ही नहीं माना जाता, बल्कि कवि और संगीतज्ञ भी था, संगीत वगैरह भी गाता था। इसीलिए उसके सिक्के पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, पुराने एनसीईआरटी है, इसकी वजह से इसमें चित्र देखने को साफ नहीं मिल रहा है। समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दर्शाए गए गुप्त काल के सिक्के में विस्तारित चित्र है। अब बात कर लेते हैं एक तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, आइए देख लेते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो समुद्रगुप्त का पुत्र था। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? समुद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, और विक्रमादित्य के नाम से भी इसे जाना जाता था, या विक्रमादित्य के नाम से भी यह प्रसिद्ध था। पश्चिम भारत में गुप्तों को परेशान करने वाले शासकों पर चढ़ाई करके इसने क्या कर दिया? विजय प्राप्त कर ली। दरअसल जो शक थे एक तरीके से वे क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे गुप्त शासकों को, और जब क्या होता है चंद्रगुप्त द्वितीय आता है तो उन पर चढ़ाई करके क्या करता है, उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसने क्या किया, एक तरीके से दक्कन और दक्षिण के राजाओं
से वैवाहिक संबंधों के जरिए मित्रता कायम की। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि राजाओं के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए क्या किया, उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, यानी कि विवाह का माध्यम अपनाया और मित्रता का माध्यम उसने अपनाया। और इन सबसे महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध दक्कन के वाकाटक राज्य से भी था इसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का। विद्या और कलाओं के संरक्षक के रूप में अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय को सबसे अधिक स्मरण किया जाता है। तो विद्या और कलाओं के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय को सबसे अधिक स्मरण किया जाता है, क्योंकि इसने विद्या और कलाओं को बहुत ज़्यादा एक तरीके से यानी आर्ट को बहुत ज़्यादा इसमें संरक्षण प्रदान किया था। उन दिनों राजा यदि किसी दार्शनिक कवि या लेखक की रचना से प्रसन्न होता था तो उन्हें राजाश्रय मिलता था। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है उन दिनों राजा यदि किसी दार्शनिक कवि या लेखक की रचना से प्रसन्न होता था तो उसे क्या मिलता था, राजाश्रय मिलता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को इस बात का गर्व था कि उसके दरबार में देश के सबसे बुद्धिमान कुछ पंडित वगैरह हुआ करते थे, यानी कि मौजूद थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद क्या होता है, कई शासक कमजोर निकलते हैं। देखिए इसमें भी अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन होता है, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसके बाद जितने भी शासक आते हैं वे कहीं ना कहीं कमजोर रहते हैं और वे शासन को अच्छे से नहीं चला पाते हैं। और मध्य एशिया के हुड़ों ने उत्तर की ओर से आक्रमण करके उनके परेशानियों को और बढ़ा दिया, यानी कि गुप्त शासकों के हुड़ खाना बदोश लोग थे और उन्होंने चीन पर भी हमला करने की कोशिश की, परंतु वे लोग पराजित हुए थे। इसलिए वे मध्य एशिया में फैल गए थे और भारत की दौलत के बारे में जब उन्हें पता चला तो ईसा की 5वीं सदी में उत्तर भारत पर हमला कर दिया उन्होंने। जब उनको ये पता चला कि भारत में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धन है, तो उन लोगों ने क्या किया, एक तरीके से भारत पर क्या कर देते हैं, यानी क्या कर दिया, उन लोगों ने आक्रमण कर दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसने, हुड़ों ने आक्रमण किया था। तो ध्यान रखिएगा हुड़ों ने भारत पर किस लिए आक्रमण किया था, तो धन के लालच में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। उनके लगातार हमलों के कारण ही क्या होता है, गुप्त शक्तियों के यानी का कारण क्या होता है, गुप्तों की शक्ति क्षीण हो जाती है। अगर देखा जाए तो उनके लगातार हमलों के कारण ही क्या होता है, गुप्त शक्ति क्षीण हो जाती है और अंत में क्या होता है, हुड़ पंजाब और कश्मीर के शासक बन जाते हैं। करीब 100 साल तक हुड़ शक्तिशाली बने रहे। करीब 100 साल तक अगर देखा जाए तो एक तरीके से करीब 100 साल तक अगर देखा जाए तो हुड़ शक्तिशाली बने रहे। उसके बाद उनकी शक्ति क्षीण हो गई, परंतु तब तक उनमें से बहुत सारे भारत में स्थायी बच जाते हैं और फिर क्या होता है, भारतीय जन समुदाय के अंग बन जाते हैं। तो जैसे कुषाण भारतीय अंग बन जाते हैं, शक भारतीय अंग बन जाते हैं, और उसी तरह से क्या होता है, जो हुड़ होते हैं वे भी बाद में क्या होता है, भारत के ही अंग बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि गुप्तों की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो आइए समझ लेते हैं एक बार गुप्तों की शासन व्यवस्था कैसी थी, किस तरह की शासन व्यवस्था चल रही थी। गुप्तों की शासन व्यवस्था मौर्यों की शासन व्यवस्था से कहीं ना कहीं भिन्न थी। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए दे दिया जाता है तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, आप लोग एक तरीके से अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। तो एक बार जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, पहले पिछली वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में एक बार आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद गुप्त के बारे में देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ताकि तुलनात्मक अध्ययन करने में आपको कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं होगी। प्रांतों के शासक मौर्यों की काल की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र थे। देखिए अगर देखा जाए तो जो प्रांतों के शासक थे वे मौर्यों काल की अपेक्षा ज़्यादा फ्रीडम हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। जैसे कि मौर्य शासक में अगर देखा जाए, यानी मौर्य साम्राज्य में देखा जाए तो जो गवर्नर हुआ करते थे, प्रांतों के गवर्नर हुआ करते थे, वे उतना ज़्यादा स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन इस समय गुप्त काल में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वे लोग स्वतंत्र हमें पड़ते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो वे हर काम के लिए राजा की अनुमति नहीं लेते थे, मतलब हर काम के लिए राजा की अनुमति उन्हें नहीं चाहिए होते थे, वे स्वयं निर्णय ले लेते थे। जो प्रांत था वो जिलों में बटे हुए थे। ध्यान रखिएगा, जो प्रांत था वो जिलों में बटे हुए थे और जिलों के लोगों से कहा जाता था कि वे शासन व्यवस्था को चलाने में कहीं ना कहीं मदद प्रदान करें। देखिए एक तरीके से जो प्रांत थे वे जिले में बैठे थे और जिले के लोगों को कहा गया था कि वे शासन व्यवस्था को मजबूत करें
और मजबूत करने में हमारी यानी कि चलाने में हमारी मदद करें, वे लोग इस तरह के आग्रह करते थे लोगों से, जिस तरह से आज हमारी सरकारें करती हैं। बिल्कुल यही काम हमें भी करना चाहिए कि सरकार को चलने देना चाहिए, सरकार की व्यवस्था पर हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर सरकार की व्यवस्था को अंग भंग करने का कोशिश हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नर को सलाह देने के लिए जिला समितियां भी हुआ करते थे। देखिए, जो गवर्नर हुआ करता था उसको सलाह देने के लिए जिला समितियां हुआ करती थी, और इन समितियों में केवल शासन के अधिकारी ही नहीं बल्कि शहरों के नागरिक भी शामिल हुआ करते थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो समिति हुआ करते थे केवल और केवल अधिकारी ही नहीं बल्कि शहरों के नागरिक भी शामिल हुआ करते थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इतनी अच्छी शासन व्यवस्था थी कि अधिकारी के साथ साथ आम लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई थी, और जिससे क्या हो सके कि शासन व्यवस्था अच्छी चल सके। पाटलिपुत्र अगर देखा जाए तो एक वैभवशाली बड़ा नगर था, और गुप्त शासन के कुछ अधिकारियों को नगद वेतन मिलता था। तो पाटलिपुत्र के बारे में ध्यान रखिएगा, वैभवशाली बड़ा नगर हुआ करता था, और गुप्त शासन के कुछ अधिकारी जो थे उन्हें नगद वेतन भी दिया जाता था। लेकिन क्या होता है, गुप्त के जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं उनके बाद की बात करते हैं, परिवर्ती शासकों के समय के बारे में बात करते हैं, तो यह प्रथा या व्यवस्था बदल जाती है। नगद प्रणाली वाली व्यवस्था, यानी कि जो एक तरीके से नगद प्रणाली चल रही थी वेतन को लेकर, अब यह व्यवस्था जो होती है यहाँ से बदल जाती है। नगद वेतन के स्थान पर अब क्या होता है, अधिकारियों को उनके वेतन के बराबर से भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता है। मतलब कहा जाता है अब आप क्या करेंगे, अधिकारियों को कहा जाता है कि आप एक काम करिए कि वेतन के बदले आप क्या करिए, भू राजस्व वसूल कर लीजिए, जितना आपका वेतन होता है तो उसके बराबर उन्हें अधिकार दे दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अधिकारियों को वेतन के नगद के रूप में न देकर जागीरे के रूप में देने का परिणाम यह हुआ कि राजा का उन पर उतना अधिकार नहीं रह जाता। देखिए, जब क्या हो जाता है कि राजा क्या करने लगते हैं कि वेतन देने के बजाय जागीरें देना प्रारंभ कर देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो प्रांत के गवर्नर थे वे बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं। क्योंकि आप सोचिए एक बार, अगर आपको सैलरी पर जब तक काम किया करवाया जा रहा है कहीं पर, तब तक तो आप अच्छे से काम करते रहेंगे और उतना ज़्यादा हक नहीं दिखाएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आप राइट्स नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको उस कंपनी में या उस जगह पर आपको शेयर दिया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से राइट्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, शासन व्यवस्था या वहाँ की जो व्यवस्था वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगी। तो वही बातें यहाँ पर कही जा रही है कि मौर्य सम्राटों को अपने अधिकारियों पर उतना ज़्यादा गुप्त शासकों को उतना ज़्यादा अधिकार नहीं था, लेकिन मौर्य सम्राटों को देखा जाए तो उन पर उनके अधिकारियों पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण था। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में शासक कमज़ोर साबित हुए, तो सुदूर के कुछ प्रांतों के गवर्नर राजाओं की तरह व्यवहार करने लगे थे। जब गुप्त साम्राज्य भंग हुआ तो इन गवर्नरों ने क्या किया, अपने आप को छोटे छोटे राज्यों में राजा घोषित कर लेते हैं। देखिए, अब देखिए एक तरीके से जब गुप्त साम्राज्य कमज़ोर हो जाता है तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है कि जो एक तरीके से गवर्नर हुआ करते थे प्रांतों के, वे लोग अपने आप को राजा घोषित करने लगते हैं। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए अब बात कर लेते हैं जन जीवन, यानी कि लोगों का जीवन कैसे था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लोगों का जीवन कैसे था, यानी कि समाज कैसे था। कुषाणों के समय में अगर देखा जाए तो भारत के बौद्ध धर्म प्रचारक मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में सक्रिय रहे। कुछ भी देखा जाए तो चीन तक भी पहुँचे, कुछ तो ऐसे थे जो चीन तक पहुँच चुके थे, और जब चीनी लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है तो उनकी दिलचस्पी बढ़ती है, और कुछ विद्वानों की भारत में उपलब्ध मूल धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने की इच्छा होती है। देखिए, जब क्या होता है, चीनी लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है तो चीनी लोग क्या करते हैं, अपनी दिलचस्पी बढ़ाते हैं बौद्ध धर्म की ओर, और फिर उन्हीं में से क्या होता है, कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जो ये जानने का प्रयास करना चाहते हैं कि भाई आखिर में भारत में किस प्रकार के धर्म ग्रंथ हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं। तो भारत के धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने की इच्छा उनकी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन चीनी विद्वानों में एक था फायान। ध्यान रखिएगा, चीनी विद्वानों में एक था फायान, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फायान कौन था, तो फायान जो था एक चीनी विद्वान था।
इसने क्या किया, 399 ईस्वी में चीन से रवाना हुए होते हुए गोबी मरुस्थल और मध्य एशिया को पार करते हुए भारत पहुंच जाता है। तो फायान जो होता है वो भारत में आता है, भारत में धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी लेने, यानी कि यहाँ पढ़ने के बारे में। और वह भारत के विभिन्न बौद्ध विहारों में कई सालों तक रहता है, जो कि पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया है बौद्ध विहारों के बारे में। उसने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने साथ चीन ले जाने के लिए पुस्तकें भी इकट्ठा कर ली। फायन ने क्या किया, यहाँ के बारे में जानकारी कलेक्ट किया और कुछ किताबों को भी कलेक्ट कर लिया और यहाँ से ले जाने के लिए। चीन वापस लौटने पर उसने अपनी भारत यात्रा के बारे में एक ग्रंथ में लिखा कि एक तरीके से इसने गुप्तकालीन जीवन के बारे में बहुत बड़ी उपयोगी जानकारी इसने बताया। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये होता है, कहने का मतलब ये है कि फायान जब चीन पहुंचता है तो एक बड़े ग्रंथ में लिखता है भारत के बारे में, और उसने तमाम तरह की जानकारियाँ दिया। उसने जैसे उसने लिखा कि बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म जो था वो आपस में शांतिपूर्वक व्यतीत कर रहा था, यानी शांतिपूर्वक लोग रह रहे थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग और जैन धर्म बौद्ध धर्म को और एक तरीके से हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, यानी ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग। उसने भारत की धन दौलत और समृद्धि की बुरी बुरी प्रशंसा किया। तो फायान ने बताया कि भारत में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छा भारत में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा धन दौलत है और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लोग कानून का पालन करते थे और लोग ईमानदार भी हुआ करते थे। कानून बहुत ज़्यादा कठोर नहीं थे और ना ही दंड का भी बहुत ज़्यादा कठोर प्रावधान था। गाँव की संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी, गाँव की जो संख्या थी काफ़ी ज़्यादा अधिक थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि भूमि के करों से राजस्व राज्य को आमदनी हुआ करती थी। कृषि भूमि के करों से क्या होता था, राज्य को आमदनी होती थी। फायान के अनुसार अधिकतर लोग शाकाहारी थे। फायान के अनुसार अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो लोग थे वो शाकाहारी थे, बताया जा रहा है इस समय भारत में। परंतु इस काल के अन्य स्रोतों से जानकारी ये भी मिलती है कि लोग मांस भी वगैरह खाते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। समाज जो था वो जातियों में बटा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अधिकतर जातियां लेकिन आपस में मेल जोल से रहा करती थी, आपस में कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं था उतना ज़्यादा। परंतु नगरों में एक ऐसा वर्ग था जिसके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था, यानी कि एक तरीके से बुरा बर्ताव किया जाता था और ये लोग थे अछूत, ध्यान रखिएगा। तो इसने एक जानकारी और भी दिया कि एक तरीके से भारत में सब कुछ तो बढ़िया था लेकिन एक और वर्ग था, वो था अछूत, जिसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उन्हें बाकी नगरवासियों से दूर नगर में रहना पड़ता था। उन्हें इतना अपवित्र माना जाता था कि उच्च जातियों के लोग उनकी तरफ देखना भी ठीक नहीं समझते थे। और गुप्त शासक गुप्तकालीन समाज के बारे में यह निश्चय ही बुरी बात यह थी कि मनुष्य के प्रति इतना निर्दयता एक गंभीर दोष था। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है इसके द्वारा कि गुप्त साम्राज्य में सब कुछ बढ़िया था लेकिन एक वर्ग के प्रति बहुत ज़्यादा एक तरीके से बुरा बर्ताव किया जाता था। ठीक है, ये भारत की कमी थी, कहीं ना कहीं उसने बताने का हमें प्रयास किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आज हमने यहाँ तक देख लिया। अब कल हम देखेंगे व्यापार के बारे में। एक और बातें मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, वैसे मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बता दिया है। बहुत ही जल्द मैं आप सभी लोगों के लिए हिस्ट्री की एक और क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो एशियन हिस्ट्री की होगी, NCERT क्लास। ठीक है, तो NCERT आपकी चलती रहेगी और एडवांस भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, भारी से भारी संख्या में लोगों को जोड़िए, आप सभी लोगों का इंतजार रहेगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू।